हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम का जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है इसको आज कवर करेंगे। आज के वीडियो में पूरे 60 प्रश्नों को आप कवर करेंगे। 60 प्रश्नों की ये वीडियो काफी अच्छी और महत्वपूर्ण होगी। आज के वीडियो में वे प्रश्न हम देखेंगे जो कि विगत वर्ष में बने हुए हैं और आगामी वर्षों में आने की संभावना काफी ज्यादा है। तो आज की वीडियो काफी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। याद रखेंगे अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे हिंदी वर्णमाला में दो वर्णों को अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। और ये अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, आपका य हो गया और दोस्तों आपका व हो गया, इन दोनों को अर्ध स्वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए यहां से कुछ चीजें और आपको बताता हूं, ये चीजें ध्यान रखिएगा। जो आपका य होता है, आपका र होता है, ल होता है, व होता है ना दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अंत्यस्थ व्यंजन का नाम देते हैं या अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। ये बातें आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार बना है। इसमें से कोई भी वर्ण ले लेगा और कहेगा इसमें से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है, तभी भी आप बताइएगा। और अर्ध स्वर पूछे तो हिंदी वर्णमाला में कितने अर्ध स्वर होते हैं दोस्तों, दो होते हैं, आपका य और आपका व, दोनों चीज याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, जो र देख रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। र को क्या बोलते हैं, र को हम लोग लुंठित व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। र को हम लोग प्यारे लुंठित व्यंजन का नाम देते हैं। और ल जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको लगे हाथ दो तीन चीज और बता देते हैं। जो आपका ए वाला स हो गया, याद रखेंगे, जो ए आप देख रहे हैं ए वाला स हो गया, ए वाला स हो गया, और ए स और ह, इनको क्या बोलते हैं, इसको उष्म संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग उष्मी व्यंजन या उष्म संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, उष्मा निकलती है, इस कारण इसको हम उष्मी व्यंजन बोलते हैं। आपको एक बात और बता रहा हूं, देखिएगा, ये आपका हर वर्ग का पांचवा वर्ग अंग हो गया, या हो गया, आपका ड़ हो गया, आपका न हो गया, आपका म हो गया। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको पंचमा अक्षर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचमा अक्षर भी बोलते हैं, या इसको हम लोग प्यारे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नासिक व्यंजन। क्या बोलते हैं, नासिक व्यंजन। इनका उच्चारण नासिका से होता है और इसके उच्चारण में याद रखेंगे नाक से वायु निकलती है, इस कारण इसको हम लोग नासिक व्यंजन बोलते हैं। नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 5 होती है। उष्मी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और आपका अर्ध स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं। और आपको यहीं पे आपको एक बात बता दूं, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार प्रश्न बने हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है दोस्तों, याद रखेंगे। एक होता है आपका छत्री दोस्तों, याद रखिएगा, बताएगा। एक होता है त्र और एक होता है दोस्तों अज्ञा, और जो स्त्री वाला स्त्र होता है एक ए होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। यहां से प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट ये बनता है ना कि इन संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे हुआ है, याद रखेंगे। तो छत्री का निर्माण कैसे होता है ये आपको बताना है। इसी तरह प्रत्येक चीजों को आपको बताना होगा। देखिएगा, आधा क और याद रखेंगे पूरा स से ये जो छत्री है ना इसका निर्माण होता है। जो आप त्र देख रहे हैं ना, आधा त और पूरा रस्सी वाला र से इसका निर्माण होता है। जो आज्ञा देख रहे हैं ना दोस्तों, याद रखेंगे, जो आज्ञा की बात करेंगे तो आधा ज और पूरा इया से इसका निर्माण होता है। और जो ये स्र देख रहे हैं ना दोस्तों, याद रखेंगे, बड़े वाला आधा स और रस्सी वाला र से इसका निर्माण होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपसे एक बात और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि जो भी वीडियो है इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिले, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6388467911 से आपको जुड़ना होगा। वहां से आपको बिल्कुल फ्री में हर वीडियो की पीडीएफ मिलती रहेगी और जिससे आपका पढ़ाई करने में आसानी होगा। चलिए आगे देखते हैं, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती है। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, एक होता है अल्प प्राण और दोस्तों एक होता है महाप्राण। दोनों का काम हम यहीं पे खत्म कर दें, अगर नहीं आता है तभी भी। प्रत्येक वर्ग क्या होता है आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि क वर्ग होता है, जैसे क ख ग घ अंग, एक क वर्ग के सदस्य हो गए। उसी तरह आप नीचे आएंगे तो च वर्ग का सदस्य मिलेगा, उससे नीचे आएंगे तो ट वर्ग का मिलेगा, उससे नीचे आएंगे तो त वर्ग का मिलेगा, और उससे नीचे आएंगे दोस्तों प वर्ग का मिलेगा। यही आपके वर्ग होते हैं और यही वर्ग बोल रहा है। तो याद रखेंगे, अल्प प्राण जो होता है और महाप्राण जो होता है। जैसे कि आपको मैं एक यहाँ पे क वर्ग लिख दूं, देखिएगा, एक क वर्ग लिख रहा हूं, क हो गया, ख हो गया, ग
घ और अंगा हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। यही नंबरिंग हो गया और ये वर्ग हो गए। प्रत्येक वर्ग में इससे ऐसे हम लोग नंबरिंग करके अल्प प्राण और महाप्राण का चयन कर पाएंगे। प्रैक्टिस ही सबसे मूल आधार यहाँ का चयन करने का मूल आधार होगा। जैसे आपको बता दें अल्प प्राण का सूत्र होता है 1, आपका 3 और दोस्तों 1 5 होता है, ठीक है। महाप्राण का सूत्र होता है 2 और आपका होता है 4। इसके साथ साथ जो आपका अल्प प्राण होते हैं, जो आपके अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, य हो गया, आपका र हो गया, आपका ल हो गया, आपका व हो गया, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। और पूरे आपके जो 11 स्वर होते हैं ना दोस्तों, याद रखेंगे सभी आपके अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण में जो आपका उसमें है दोस्तों, ये स हो गया, ये बड़ा स, ये जो षटकोण वाला स और ह जो होता है, सब ये आपके क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। अब आपको कहीं भी पूछे अल्प प्राण महाप्राण, अब बता देंगे। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं? तो महाप्राण का सूत्र होता है 2 और 4, मतलब दूसरा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है ना, वह महाप्राण होता है। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी प्यारे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए मैं एक बात बता रहा हूं आपको, कहूं कि ग क्या है, अल्प प्राण है कि महाप्राण है? आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम नंबरिंग देखेंगे। नंबरिंग 3 नंबर का है और आपको पता है कि 1 3 5 क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये अल्प प्राण हो जाएगा। यही मैं कहूं कि ख क्या है, ख 2 नंबर का सदस्य है, तो ये क्या होगा, ख 2 नंबर पे आता है, तो 2 नंबर ये महाप्राण होगा। यही कह दूं कि आपका अ क्या होगा, और आपका अल्प प्राण होगा। बड़ी ई क्या होगा, अल्प प्राण होगा। उ क्या होगा, अल्प प्राण होगा। मतलब स्वर सभी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अभी तक आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? इस प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि भाषा, जो भाषा होती है ना दोस्तों, इसकी जो सार्थक आप लोग क्या देखें दोस्तों, सार्थक लघुत्तम का मतलब छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा का निर्माण किससे होता है? सबसे छोटा जो भाषा निर्माण में जो चीज होते हैं उनको हम लोग सार्थक शब्द की बात किया है दोस्तों, तो ये होते हैं शब्द। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात को याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? और अल्प प्राण का सूत्र होता है दोस्तों 1 3 5। और आपको पता है कि जो एक ख है ना, ख, ये आपका क वर्ग का सदस्य, ये 2 नंबर पर आता है। तो ये आपका क्या होगा, 2 नंबर का चीज, दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं दोस्तों, आपको पता है, जो याद रखेंगे। अब हम 4 नंबर का जो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, तो आपको पता है कि तो के बाद थ आता है, और थ कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। 2 नंबर सदस्य क्या है दोस्तों, महाप्राण होगा। यहाँ पे देखिएगा ये जो च है और इसके बाद छ है, ऐसे आता है ना, तो च 1 नंबर का सदस्य, 1 नंबर का सदस्य क्या होता है दोस्तों, ये अल्प प्राण होता है। तो आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। प के बाद फ आता है, 2 नंबर का सदस्य, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका कौन सही होगा, जो च है ना दोस्तों, याद रखिएगा, जो च है ये आपका अल्प प्राण है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? आपको बता दें दोस्तों, याद रखेंगे, जो क वर्ग होता है ए पूरा, च वर्ग होता है ए पूरा, ट वर्ग होता है दोस्तों, त वर्ग होता है, और इसके बाद दोस्तों आपका प वर्ग आता है। यहाँ से जब आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपका अंगा आता है, यहाँ पे आपका यहाँ आता है, यहाँ पे आपका अड़ आता है, यहाँ पे आपका न आता है, यहाँ पे म आता है। बीच में सभी आपके वर्ण भरे होते हैं, आपको पता है, ऐसे लिखते हैं ना दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो आपका क से लेकर दोस्तों आपका म तक, याद रखेंगे, क से लेकर म तक के जो भी व्यंजन वर्ण होते हैं वह आपके क्या होते हैं, आपके स्पर्शी व्यंजन बोले जाते हैं। और स्पर्शी व्यंजन की संख्या पूछे दोस्तों 25 होती है। आपको पता है ना कि इसमें ख हो गया, इसमें ग हो गया, इसमें घ हो गया, इसमें आपके कितने हो गए, 5 हो गए, इसमें आपके 5 हो गए, इसमें 5 हो गए, इसमें 5 हो गए, इसमें 5 हो गए, और 5 बचा के कितना होता, 25 होता। मतलब स्पर्शी व्यंजनों की संख्या प्यारे कितनी होती, 25 होती। और आपसे कहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है? आपका क, ये भी क वर्ग में आता है, स्पर्श व्यंजन होगा। च, ये भी होगा आपका। ट,
ट भी होगा, लेकिन य नहीं होगा, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी प्यारे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है, यह ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे तो आप बताइएगा इस तालव्य व्यंजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? तालव्य व्यंजन बोलते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। रिक्वेस्ट आपसे वही बरकरार रहेगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और चलिए 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी होती है? कंठ ध्वनि का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो आपके वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्थान होता है जो क वर्ग होता है ना, क वर्ग के जितने भी 5 सदस्य जैसे आप लोग देखे हैं ना, जो क वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठ से होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है दोस्तों? तालु से होता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है प्यारे? तो मूर्धा से होता है, याद रखिएगा। इसके बाद त वर्ग आता है, त वर्ग का उच्चारण स्थान आपका दंत से होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ से होता है। जो इंपॉर्टेंट है इनको बता रहा हूं। कंठ ध्वनियां कौन है? अगर क वर्ग के जितने भी सदस्य होंगे ये कंठ ध्वनि होगी, ये आपका कंठ ध्वनि। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर को देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? आप लोगों को बताया हूं कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है प्यारे, इसी को हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं प्यारे? वर्णमाला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्णों की संख्या कितनी होती है बताइएगा? सब लोग जानते हैं वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो याद रखेंगे 2 रूप में इसको बांटते हैं। लिखने के आधार पर, याद रखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, लिखने के आधार पर वर्ण कितनी होते हैं? 53 होते हैं। और याद रखेंगे बोलने के आधार पर, याद रखेंगे बोलने के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। क्योंकि याद रखेंगे जो आपका हिंदी लिपि है, देवनागरी, जो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, उसमें एक नए वर्ण की मान्यता दी गई है। पहले तो वर्णों की संख्या हुआ करती थी 52, लेकिन एक और वर्ण बढ़ा है जिसको हम लोग विशिष्ट व्यंजन के नाम से बोलते हैं। याद रखेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट व्यंजन। और जो इसका रूप देखेंगे दोस्तों तो इस कलर का होता है, रूप होता है, इसी को हम लोग विशिष्ट व्यंजन बोलते हैं। तो बोलने और लिखने के आधार पर वर्णों के अलग अलग प्रकार होते हैं, इसको याद रखिएगा। और इसी का व्यवस्थित समूह आपका वर्णमाला होता है। स्वर कितने होते हैं? तो स्वर आपके कितने होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बता दूं हर्ष स्वर कितने होते हैं, मतलब लघु स्वर, इनकी संख्या आपकी कितनी होती है दोस्तों? याद रखेंगे 4 होती है। और दीर्घ स्वर कितनी होते हैं? तो इनकी संख्या आपकी 7 होती है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। जो आपका ये क्या हो गया दोस्तों? याद रखेंगे ये आपका स हो गया। ए स ह को कौन सा व्यंजन बोलते हैं? इस जो व्यंजन है प्यारे, इसके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, इसको उष्मी व्यंजन या उष्मी संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ये बातें आप लोग याद रखेंगे। उष्म संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं इसी क्रम में। यहाँ पे यही प्रश्न आपका रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर की बात करते हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है? क फार कंठ हो गया, च फार तालु हो गया, और ट के जितनी होती है मूर्धन्य होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना च, ये क्या होगा दोस्तों? इसका उच्चारण स्थान आपका तालु से होगा। आगे देखते हैं प का उच्चारण स्थान कहां से होता है? ओष्ठ से होता है। त का उच्चारण स्थान कहां से होता है दोस्तों? तो दंत से होता है। प्रैक्टिस के आधार पर चीजें आपको कवर करनी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, और पूरा वीडियो लास्ट तक आप लोग देखकर हमारा भी सहयोग करिएगा। और याद रखेंगे लास्ट तक आप लोग मेरा साथ देते रहिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तो आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी जो कि आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे। सिलेबस के आधार पर ये वीडियो तैयार की गई है। वीडियो तैयार करने में काफी समय लगते हैं, इसलिए आप लोग एक वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। आप अगर एक वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशनल मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ का मतलब होता है दोस्तों, इसका उच्चारण में ओठ का प्रयोग ना होता हो, ओष्ठ का प्रयोग ना होता हो। राइट बात। अब देखिएगा म को क्या बोलते हैं? ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। ये पवर का सदस्य है। आपका ब, ये भी दोस्तों याद रखेंगे, इसका भी उच्चारण आपका ओष्ठ से ही होता है। उ, इसके भी उच्चारण में छोटा उ हो चाहे बड़ा उ हो, दोनों के उच्चारण में आपका क्या होता है? ओष्ठ का ही प्रयोग होता है। लेकिन जो आ है ना दोस्तों, याद रखेंगे आ, ये आपका ओष्ठ व्यंजन नहीं है। इसका उच्चारण कहां से होता है दोस्तों? कंठ से होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, ये आपको बताना है। निर्देशक चिन्ह, यह देखिएगा ये प्रश्नवाचक है, कब कहाँ क्यों कैसे ये सब चीज दे तो वहां पे इसका हम प्रयोग करते हैं। जो प्रश्नवाचक चिन्ह का जो रूप होता है ना प्यारे, ये प्रश्नवाचक का सिंबल है। ये देखिएगा ये खड़ी पाई इसको बोलते हैं, इसको हम लोग पूर्ण विराम बोलते हैं। जब हम कोई भी वाक्य लिखे और वाक्य खत्म हो जाए तो वहां पे ऐसे हम खड़ी पाई लिख देते हैं, तो इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। और देखिएगा इसको हम लोग निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। और देखिएगा यहीं पे मैं दो चीज आपको बता रहा हूं, काफी चर्चाओं में रहता है। एक होता है आपका लाघव, याद रखेंगे लाघव, और एक होता है दोस्तों आपका हंस पद, और एक होता है आपका अल्प विराम, और एक होता है अर्ध विराम। दोनों देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्प विराम, और दोस्तों एक होता है विराम चिन्ह में आपका बहुत चर्चाओं में रहता है अर्ध विराम। दोनों देखिएगा। हंस पद क्या होता है, जब किसी वाक्य को लिखते समय कोई शब्द छूट जाए ना, तो उस शब्द के पूर्ति के लिए पूरा सेंटेंस गलत ना हो, इसलिए हम हंस पद का प्रयोग करते हैं। हंस पद ऐसे सिंबल होता है, उस वाक्य में नीचे ऐसे लिख के और ऊपर उसका हम लिख देते हैं जो छूटा रहता है। ये हंस पद का काम हो गया। इसको त्रुटि पूरक विराम चिन्ह बोलते हैं, अगर त्रुटि हो जाए तो वहां पे इसका हम प्रयोग कर देते हैं। लाघव क्या होता है, जैसे आप लोग देखिएगा लिखते हैं ना कि ऐसे डॉक्टर लिखते हैं ना दोस्तों, एक बीघा में ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर इसे न लिखे केवल डा बना के यहाँ पे हम लोग ऐसे सुन्ना बना देते हैं, तो यही लाघव चिन्ह हो जाते हैं, ठीक ना। जैसे आप लोग बहुत सी चीजें देखे होंगे, जैसे कि आप लोग बहुत से जगहों पे देखे होंगे, जैसे डॉक्टर हो गया, मास्टर हो गया, बहुत से लंबा कोई चीज हो गया, तो उसको अब जैसे आप लोगों का प्रदेश उत्तर प्रदेश है ना, तो ऐसे आप लोग उत्तर प्रदेश को लिख देते हो, तो ऐसे हो जाता है, ठीक ना। तो ये अर्ध विराम और अल्प विराम को चीजों को ध्यान रखिएगा। जो अल्प विराम होता है, जो अर्ध विराम होता है, ठीक ना, याद रखेंगे। अल्प विराम का सिंबल ऐसे होता है और अर्ध विराम का जो सिंबल होता है ना वो ऐसे होता है। अब आपको ट्रिक के लिए माध्यम से याद रखना होगा, अल्प विराम ए है और अर्ध विराम ए है। कैसे याद रखेंगे देखेंगे। अर्ध विराम का मतलब अल्प विराम का मतलब कि वो भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं आपको ट्रिक बताने का प्रयास कर रहा हूं। अर्ध विराम, अर्ध का मतलब आधा होता है, और याद रखेंगे यहाँ पे बीच में कटा होता है, ऐसे याद रखेंगे। अर्ध मतलब आधा आधा भागों में कटा होता है, ये चीज ऐसे याद रखेंगे। तो ये अर्ध विराम का सिंबल है और ये आपका अल्प विराम का सिंबल है। चलिए आगे चलते हैं, 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अधिकार में उपसर्ग जो होते हैं मूल शब्द के आगे लगते हैं, और आपको बताए हैं कि कहीं भी उपसर्ग छाटना हो तो सबसे पहले उसका क्या करिएगा, संधि विच्छेद कर दीजिएगा, और वैसे ना करिएगा तो इसको दो रूपों में बांट दीजिएगा। ये दो जो आपके उपसर्ग होते हैं ना, मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा यहां पे इसको जब तोड़िएगा तो ये टूटेगा अधिधन कार में। किसमें टूटेगा दोस्तों, याद रखेंगे, ये टूटेगा आपका अधिधन कार में। एक कार अलग शब्द है, अधि अलग शब्द है। कार जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे, इसमें आप पहचाने या ना पहचाने, मैं आपको पहले बता दूं, उपसर्ग जो होते हैं ना वो मूल शब्द के आगे लगते हैं, और इसी में उपसर्ग बताना है तो आप क्या कहिएगा, आगे वाला को बताइएगा कि यही उपसर्ग होगा, और पीछे वाला क्या होता है दोस्तों, मूल शब्द होता है। तो मूल शब्द के आगे लगकर उपसर्ग उसके अर्थ को बदल देते हैं, और इसमें जो आपका उपसर्ग होगा वो अधि होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आगे पीछे ऑप्शन लिख दिए गए हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए आगे चलते हैं। धार्मिक में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगते हैं। कहां लगते हैं दोस्तों, मूल शब्द के पीछे लगते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब हम चीजों को तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, धर्म धान के इक में टूटेगा। और आपको पता है कि जो प्रत्यय होता है ना दोस्तों, इसमें जो मूल शब्द होते हैं ना, याद रखेंगे, वो आगे लगे होते हैं और प्रत्यय पीछे लगे होते हैं। तो इक लगेगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस की श्रृंखला अच्छी लग रही है दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा। आगे देखते हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य में भेद बताने हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, ये मेरी मनोकामना है, ये किसी की मनोकामना प्रति वाक्य है कि आपका भविष्य उज्जवल हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे छूट ही गया है, अब क्या था इसको बात छोड़िए। अब यहाँ पे 3 ही ऑप्शन आपको मिले हैं। तो आपका भविष्य उज्जवल हो, ये मेरी क्या है दोस्तों, आज्ञा है कि आपका निषेधवाचक है कि इच्छावाचक है। मेरी इच्छा है कि आपका उज्जवल भविष्य हो। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बात को याद रखेंगे।
15 नंबर की बात करते हैं, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग याद रखेंगे, आपसे मैंने बोला कि जब भी उपसर्ग प्रत्यय की बात करें दो दो प्रश्न बन जाते हैं, तो इसलिए इसको आप लोग आसान नहीं लेंगे। ध्वनि आपका मूल शब्द है, प्रति आपका उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। और आगे चलते हैं, 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं ना, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों, याद रखेंगे, आपका विकारी शब्द, यहाँ पे लिखकर बता रहे हैं दोस्तों। एक होता है आपका विकारी शब्द और दोस्तों एक होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, ये दो प्रकार के होते हैं। और विकारी शब्द में आप लोगों को पता है ना कि जैसे संज्ञा आ गया, सर्वनाम आ गया, विशेषण और क्रिया जो होते हैं ना, विकारी शब्द के एग्जाम्पल होते हैं। और अविकारी की बात करेंगे दोस्तों, तो जो क्रिया विशेषण हो गया, फिर याद आ रहा है संबोधक हो गया, और इसके बाद समुच्चय बोधक हो गया, फिर विस्मय बोधक हो गए, ये आपके अविकारी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, 17 नंबर की बात करते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। आपका होता है सरल वाक्य, याद रखेंगे सरल वाक्य, आपका होता है संयुक्त वाक्य, और दोस्तों होता है आपका अगला मिश्र वाक्य। ये आपके वाक्य होते हैं रचना के आधार पर पूरे 3 प्रकार के। चलिए आगे चलते हैं, आपका 18 नंबर का है सजावट शब्द का प्रत्यय बताना है। तो याद रखेंगे जो मूल शब्द है ना सज है, याद रखिएगा, इसमें मूल शब्द क्या होता है, सज होता है। और इसमें जो आपका प्रत्यय लगा होता है, आवट लगा होता है, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बधु का बहुवचन रूप क्या होता है। तो बधु का बहुवचन बधुएं होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, क्या होता है दोस्तों, बधुएं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को बताना है, याद रखेंगे। तो सदा एक वचन में आपका पौधा आता है कि पुस्तक आता है कि आपका सहायता आता है कि लड़के आते हैं। आपको बता दें, पौधा का पौधे होता है एक वचन, ठीक ना, याद रखेंगे। पौधा आपका सदा एक वचन में नहीं होता है प्रयोग, याद रखेंगे। पुस्तक का पुस्तकें होता है, लड़का का लड़के होता है, लेकिन सहायता जो होती है ना वो सदा एक वचन में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट तरीका से ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, आपको बता दें। ये जो आपका पौधा हो गया, आपका प्राण हो गया, आपका लड़का हो गया, आपका पुस्तक हो गया, तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा शब्द बहुवचन है। आपको मैं एक बात बता दूं, जो आप लोग देख रहे हैं ना प्राण, ये हो गया। इसके बाद आपका एक और शब्द याद रखिएगा दोस्तों, मुझे याद है आंसू हो गया। फिर इसके बाद आपका एक दर्शन हो गया, और इसके बाद आपका हस्ताक्षर जो बहुत ज़्यादा पूछता है और बहुत जगह ये चीज़ें लिखी होती है आपका। और इसके बाद आपका लोभ, ये सदैव क्या होते हैं दोस्तों, एक बहुवचन में शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सी जो दिखा रहा है ना सही होगा, क्योंकि ऑप्शन ए बी होगा और ए आपका सी होगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है, ये आपको बताना है। कामायनी, ये याद रखेंगे, एक पवित्र ग्रंथ है, उसका नाम है दोस्तों। तो ये आपका क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक होगा। ये तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा। ये आपका जातिवाचक होगा नहीं। आम, ये आपका रसीला, आपका वकील, याद रखेंगे रसीला का भाव से ही आता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका जातिवाचक ऑप्शन नंबर डी, जो वकील है ना वो एक जाति की यहाँ पे बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, ये आपको बताना है। मीठा की जो भाववाचक संज्ञा होगी ना, मिठास होगी। क्या होगा दोस्तों, मिठास होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं, निम्न में संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द आपको बताना है। तो याद रखेंगे वस्तु, स्थान, भाव, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे संज्ञा होते हैं। तो आपको पता है गंगा, गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोग पढ़े आए हैं, लेकिन और भी चीजों को देख रहा हूं। नीला हो गया, पुराना हो गया, मोटा हो गया, जो आप लोग देख रहे हैं ना, नीला, पुराना हो गया, मोटा हो गया, ये तीनों क्या है दोस्तों, ये विशेषण है। इसके एग्जाम्पल हैं, ये विशेषण है, याद रखेंगे। जहां भी आएंगे ये विशेषण के रूप में आएंगे। और जो आपकी गंगा है ना, गंगा आपकी संज्ञा है, और संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है, तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या दोस्तों, याद रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात करना है और आप इसको बताइएगा। पुल्लिंग बुढ़ापा, आपका जड़ता, पटना, दया। याद रखेंगे, दया जो होती है स्त्रीलिंग, पटना स्त्रीलिंग, जड़ता स्त्रीलिंग, लेकिन बुढ़ापा जो होती है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है और ये भी याद रखेंगे बुढ़ापा जो होती है ना पुल्लिंग में होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। हिंदी में कारक आपसे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पर डिस्कशन कर लूं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, संस्कृत पढ़िएगा तो कारक आपके 6 प्रकार के होंगे। और यहीं पे बता दूं, हिंदी में जो वचन होते हैं ना, वचन याद रखेंगे, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में जो वचन होते हैं दोस्तों याद रखेंगे वो 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में आपका एक वचन और बहुवचन होता है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका विभक्ति चिन्ह आया है पर, और मैंने आपको बताया कि कहीं भी आपका में आए दोस्तों या पर आए, वहां पे कौन सा आपका कारक होता है, तो अधिकरण कारक होता है, इसका चिन्ह ही होता है में या पर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर की बात करते हैं। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि वीर का जो स्त्रीलिंग होता है वह वीरांगना होता है, वारांगना नहीं होगा, वीरगति नहीं होगा। यहाँ पे वीरांगना है, यहाँ पे वीरावती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर की हम बात करते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको बता दें, बुढ़ापा अगर आप इसको सेंटेंस में परिवर्तित करिएगा, वाक्य का प्रयोग कराइएगा दोस्तों, तो आपको मिलेगा कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि मेरी बुढ़ापा आ गई, वो अपनी भावना को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी जाति एक को डिनोट करता तो जातिवाचक होगा, और किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के विशेष नाम का बोध होता तो वहां पे व्यक्तिवाचक होता। चलिए आगे देखते हैं, हानि लाभ में कौन सा समास होगा? मैंने समास आपको 6 बताए और वहां पे बताया कि दोस्तों याद रखेंगे भाई बहन हो जाए, याद रखेंगे भाई बहन हो जाए, माता पिता हो जाए, याद रखेंगे रात दिन हो जाए, सब में याद रखेंगे जहां पे योजक चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं विराम चिन्हों में योजक चिन्ह, जहां पे योजक चिन्ह लगा हो। और जब इसको हम लोग समास विग्रह करें दोस्तों तो और में टूटे, योजक चिन्ह किस में टूटे दोस्तों? तो और में टूटे, मतलब भाई और बहन, मतलब माता और पिता, मतलब रात और दिन, राजा और रानी, ऐसी बात कहें दोस्तों तो याद रखेंगे हानि लाभ में कौन सा समास होगा? बीच में योजक चिन्ह है, समास विग्रह करने पर हानि और लाभ में टूट रहा है, तो इसमें आपका क्या होगा? तो द्वंद्व समास होगा। क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास। और ये बात याद रखेंगे, इसमें ऑप्शन में द्वंद्व समास नहीं दिया तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। द्विगु समास क्या होता है दोस्तों? संख्यावाची होता है, इसमें संख्या 1 2 3 का डिनोटेशन किया जाता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है और बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती है। ये सब चीजें याद रखेगा। अभी आपको इसमें हम प्रैक्टिस करा रहे हैं तो आपको और भी प्रश्न आएंगे। जय पराजय में कौन सा समास है? आपको मैंने बताया जय और पराजय बीच में योजक चिन्ह लग गया तो आपका कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लंबोदर उदाहरण है किस समास का, ये आपको बताना है। लंबोदर में समास बताना है दोस्तों, कौन सा समास होगा? आप इसको समास विग्रह करिएगा। लंबा है जिसका उदर, याद रखेंगे जब इसका समास विग्रह करेंगे, लंबा है जिसका उदर, उदर का मतलब होता है दोस्तों पेट। क्या होता है दोस्तों? उदर का मतलब होता है पेट। और किसका उदर लंबा है? तो भगवान गणेश का। और आपको बताया है कि ऐसा समास जिसमें कोई पद प्रधान ना हो, तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती हो, तो वहां पे कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगे होते हैं और का, जब इसका आप लोग समास विग्रह करते हैं तो और आता है, और विभक्ति का लोप होता है। इसमें द्विगु समास संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष पाए जाते हैं। तो ये बातों को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तिरंगा शब्द में कौन सा समास होगा? 3 रंगों का समूह और 3 शब्द संख्यावाची आ गया। संख्यावाची किस में आता है? द्विगु समास में आता है। आगे देखते हैं,
33 नंबर की बात करेंगे पंचवटी, याद रखेंगे पांच वटों का समूह। और आपको पता है 5 वटों का, वट का मतलब क्या होता है, वृक्ष होते हैं, बगीचा होता है। और आपको याद होगा कि 5 वटों का समूह, याद रखेंगे पंचवटी। और इसमें आपका संख्यावाची है तो इसमें आपका क्या होगा, द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर बी प्यारे लॉक हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। परमानंद शब्द में कौन सा समास है, याद रखेंगे परम है जो आनंद, याद रखेंगे जब इसको तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा परम है जो आनंद। और याद रखेंगे जो परम शब्द है और जो आनंद शब्द है दोनों को याद रखेंगे, परम है जो आनंद। परम क्या है दोस्तों, परम आपका विशेषण है, क्या है दोस्तों, विशेषण है। और आनंद क्या है, आपका विशेष्य है। जहां पे विशेषण और विशेष्य आए वहां पे आपका कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, आपसे एक बार और कहेंगे कि अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, अब तक आपने अगर साथ जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो लाइक करने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताना है, याद रखेंगे द्वंद्व समास कौन होगा, शोकाकुल, याद रखेंगे शोकाकुल, शोक से आकुल, याद रखेंगे ये क्या होगा, समास विग्रह करके हम समास की पहचान करते हैं। शोक से आकुल, इसका समास विग्रह क्या होगा, शोक से आकुल। यहाँ पे से आया, विभक्ति चिन्ह का लोप था तो इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। और से किसमें आता है, याद रखेंगे से जब हम किसी चीजों को संबंध जोड़ के रखते हैं, अलग होने के भाव में नहीं है। शोक से आकुल मतलब जुड़ाव होने के भाव में है तो यहाँ पे आपका कर्ण तत्पुरुष होगा। क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे कर्ण तत्पुरुष। और डीपली जानना चाहें तब सर्वोत्तम, जो सर्वोत्तम शब्द आप लोग देख रहे हैं सबसे उत्तम, ये क्या होगा दोस्तों, सबसे उत्तम की बात कहा है। और याद रखेंगे सबसे उत्तम में क्या होता है, याद रखेंगे सर्वोत्तम जो होता है ना, इसको बोलते हैं ना कि सबसे उत्तम, तो याद रखेंगे इसमें आपका अधिकरण तत्पुरुष होगा। याद रखेंगे सर्वोत्तम किसे बोलेंगे, मतलब सभी में जो उत्तम हो, तो में या पर जहां पे आए वहां पे आपका क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष होता है। तो इसमें क्या होगा, तत्पुरुष तो होगा लेकिन इसमें आपका अधिकरण तत्पुरुष होगा। डीपली जानिए, यहाँ पे वीर पुरुष, याद रखेंगे वीर पुरुष, याद रखेंगे यहाँ पे पुरुष की क्या बताई जा रही है दोस्तों, कर्म के बारे में बताया जा रहा है। विशेषण और विशेषता जैसे चीज आए हैं तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा। और बीच में जहां पे योजक चिन्ह लगा हो, और का विभक्ति का लोप हो, याद रखेंगे और का लोप हो, और जो शब्द है इसका लोप हो, तो वहां पे आपका द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर की बात करते हैं। यथा रुचि में कौन सा समास होगा, रुचि मूल शब्द है, यथा आपका उपसर्ग लगा हुआ है, और जिस समास में आपका उपसर्ग लगा हुआ अव्यय भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे आपका 37 नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि जो आपका अनुग्रह है ना, अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब होता है कृपा करना, दया करना। और याद रखेंगे अनुग्रह का विग्रह होता है, विग्रह का मतलब होता है दोस्तों अलग करना या बंटवारा करना, तो इसका विग्रह होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं इनमें से अश्लील शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अश्लील का मतलब होता है गंदा या भद्दा, याद रखेंगे अश्लील का मतलब होता है प्यारे गंदा या भद्दा। अश्लील का विलोम शब्द सलील होगा, और सलील का मतलब होता है मर्यादित या शालीन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, अब हम देखेंगे दोस्तों 39 नंबर प्रश्न को। 39 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि आवेशित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। याद रखेंगे आवेशित, आवेशित का मतलब होता है ना कि जिसमें आवेश पाए जाते हो, जिसको अपने तरफ आकर्षण करने के गुण हो। और आवेशित शब्द का विलोम शब्द अनावेशित होगा, अनावृत होगा, अनावृष्टि होगा, अनाश्रित होगा। क्या होगा, तो याद रखेंगे आवेशित का अनावेशित होगा, मतलब जिसके अंदर आवेश न पाए जाते हो। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे ये जो दोस्तों याद रखेंगे चार्ज की बात बोल रहा है और ये नॉन चार्ज की बात बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। आगे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा। अर्जन का मतलब ये दोस्तों होता है ना, याद रखेंगे अर्जन का मतलब अपने यहाँ संचय करना, याद रखेंगे धनार्जन से है अर्जन का मतलब। और इसका विलोम शब्द क्या होता है, इसका विलोम शब्द होगा व्ययन। व्ययन का मतलब होता है खर्च, याद रखेंगे खर्च करना, इसका मतलब एकत्रित करना, और इसका मतलब क्या होता है खर्च करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कथित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। कथित का मतलब जो कहा जा सके या कहा गया हो, ऐसे याद रखेंगे। और कथित का मतलब ये इसका विलोम शब्द अकथित होता है, याद रखें इसका मतलब जिसे न कहा जा सके या जो न कहा गया हो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आगे देखते हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप क्या होगा? 42 नंबर ये बताना दोस्तों। तो अनभिज्ञ शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना, याद रखिए अनभिज्ञ का जो होता है विलोम शब्द अभिज्ञ होता है। क्या होता है? अभिज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं निर्मिष का विलोम शब्द क्या होगा? निर्मिष का मतलब होता है बिना मांस का भोजन, और इसका जो विलोम शब्द होता है ना, मांस सहित भोजन, जिसको हम लोग समिष बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखेंगे समिष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। ये आपको बताना होगा। यहाँ पे देखिएगा नैसर्गिक का कृत्रिम। नैसर्गिक जो होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे इसका मतलब होता है प्राकृतिक, और प्राकृतिक का कृत्रिम। ये तो बात सही है दोस्तों। तामसिक का सात्विक, ये बात याद रखेंगे दोस्तों। याद जो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो चीजें को ध्यान रखेंगे। तामसिक का सात्विक होता है, बिल्कुल ये सही है युग्म। आपका अवरोह का मतलब होता है चढ़ना, और आरोह का मतलब होता है दोस्तों उतरना। ये भी आपका सही है। अवरोही आरोही आप लोग पढ़े ही होंगे। यहाँ पे देखिएगा समास का न्यून, ये सही नहीं है। कौन सा शब्द युग्म शब्द सही नहीं है? तो यही नहीं है। क्यों? क्योंकि समास का विलोम शब्द क्या होता है आपको पता है? व्यास होता है। और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जो न्यून होता है ना, न्यून का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही नहीं है। ये बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 15 प्रश्नों की और श्रृंखला बाकी है। कौन गलत युग्म है, ये आपको बताना है। तो जो गलत युग्म अनुलोम का विलोम बिल्कुल सही है दोस्तों। याद रखेंगे अमावस्या का योगी, और यहाँ पे अनिवार्य का वैकल्पिक, और अधुनातन का प्राचीनतम। याद रखेंगे अधुनातम मतलब आधुनिक बातें कहा है, और यह प्राचीनतम, ये भी बात सही है। अनुलोम का विलोम, ये भी बात सही है। और अनिवार्य मतलब ये होता है ना कि आपको काम करना अनिवार्य है, और वैकल्पिक मतलब आपका मन करे तो आप करिए, आपके सामने विकल्प है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। अमावस्या का योगी नहीं होता है, ये बात याद रखेंगे। अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? पूर्णिमा होता है। ये क्या होता है? पूर्णिमा होता है। तो यही आपका गलत युग्म है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 46 नंबर प्रश्न आपके सामने। कौन गलत युग्म है? मुख का वाचाल, मुख मतलब बोलते हैं बहुत कम जो बोलता है उसको बोलते हैं, वाचाल जो अधिक बोलता है। विलोम शब्द युग्म सही है। ठीक है। छली का बहिरंग, और एश्चर्व का अनश्चर्व, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये भी जो विलोम शब्दों का रूप है सही है। ये सर्व का अनस्वर, ये भी सही है। लेकिन छली का बहिरंग नहीं होता है, छली का निश्चल होता है। याद रखेंगे छल और निश्चल होता है। याद रखेंगे निश्चल होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कपड़ा के लिए परिभाषित शब्द आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे कपड़ा के लिए परिभाषित शब्द है। कपड़ा के लिए अंबर, आपका सफरी, आपका पावक, आपका मयूर। सबको देखिएगा। मयूर का मतलब क्या होता है दोस्तों? मोर होता है। आप लोग याद रखेंगे मोर होता है। मोर को केकी, याद रखेंगे मोर को हम लोग क्या बोलते हैं? केकी बोलते हैं, या मोर को हम लोग नीलकंठ भी बोलते हैं। इसके परिभाषित शब्द होते हैं। पावक, पावक का मतलब क्या होता है दोस्तों? आग होता है, या इसको हम लोग अनल बोलते हैं, आप इसको दहन बोलते हैं, या इसको आप लोग आग बोलते हो। आगे देखिएगा। जो सफरी होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे सफरी का मतलब मछली से होता है, और इसको जल जीवन भी बोलते हैं। याद रखेंगे जल जीवन भी बोलते हैं, और या इसको मत्स्य के नाम से हम लोग जानते हैं, मत्स्य भी बोलते हैं। अंबर जो होता है ना, कपड़ा के लिए परिभाषित शब्द क्या होगा दोस्तों? अंबर होगा, वस्त्र होगा। ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है, आपका राजीव, आपका जलद, आपका कुवलय, आपका अंबुज, कौन नहीं है यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे राजीव भी है, आपका कुवलय भी है, आपका अंबुज भी है, जलद नहीं है। जलद जो आप लोग याद रखेंगे, जलद जो होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे ये बादल का परिभाषित शब्द होता है, जिसका हम लोग आप लोग देखते हैं ना कि क्या इसके और होते हैं। तो मेघ होता है, आपका नीरद होता है, आपका पयोधर होता है। इसके जो परिभाषित शब्द होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सरिता का पर्याय नहीं है, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे सरिता का पर्याय कौन नहीं है? तटनी बिल्कुल है दोस्तों, निम्ना ये भी है दोस्तों, आपका तरंगिणी भी है, त्रिपथगा नहीं है। त्रिपथगा जो परिभाषित शब्द किसका है दोस्तों? गंगा का है। ये बातें याद रखेंगे। और त्रिपथगा इसको इसलिए बोलते क्योंकि इसको मानक के अनुसार, याद रखेंगे वेद पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि यह आपका पृथ्वी पर आकाश में
और पताल पे सब जगह आपको जल में हर जगह आपको मिलता है, तो इसलिए इसको त्रिपथगा या गंगा को परिवर्तित सब त्रिपथगा होता है। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, तलवार की धार पर चलना ये मुहावरा है। नुकीला होना, ईर्ष्या करना, पराजित कर देना, कठिन कार्य करना। तो तलवार की धार पर चलने का मतलब होता है कठिन कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आगे देखते हैं, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, मतलब कंजूसी करना। चलिए आगे देखते हैं, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटा होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। मुहावरा जो होता है उसका मतलब ये होता है ना कि उसके गर्त तक, वाक्यों के गर्त तक जाना और देखना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, मतलब कि चूहा का चाम से नगाड़ा, नगाड़ा मतलब बड़ी चीजों के जो ढोल नगाड़े हैं वो बनाए नहीं जाते। ढोल नगाड़े बनाने के लिए बड़े बड़े जो जंतु होते हैं उनके चमड़ी का प्रयोग करते हैं। तो सीमित साधन से बड़े काम नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी आपका सी होगा इसका मुहावरा। आगे देखते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब अंधे के हाथ बड़ी सफलता लग जाना। अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना। अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। मुसीबत पर मुसीबत आना। आपको बता दें, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है कि याद रखेंगे अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 53 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आपको अशुद्धि का चयन करना है। याद रखेंगे नीचे दिए गए शब्द की वर्तनी, याद रखेंगे वर्तनी पहचानना है। जो अनुग्रहित है ना दोस्तों, याद रखेंगे इसका जो सही रूप क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका अनुग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल से होगा। इस क्रम में हम लोग लिखते हैं। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिएगा यानी, ये यानी, यहाँ पे वाल्मीकि, यहाँ पे उज्ज्वल, यहाँ पे द्वंद्व। आपको पता है ना कि द्वंद्व कैसे लिखते हैं, द्वंद्व ऐसे लिखते हैं। आपको पता है कि जो उज्ज्वल होता है दोस्तों वह ऐसे लिखते हैं। आपको पता है कि जो वाल्मीकि आप लोग शब्द देख रहे हैं ना, वाल्मीकि, याद रखेंगे वाल्मीकि शब्द जो है ना, इसको हम लोग वाल्मीकि को ऐसे लिखते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो याद रखेंगे सभी गलत है, और जो यानी शब्द है ना ये शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द छांटना है। और क्या छांटना है? जिजीविषा। आपको मैं बता दूं कि जो जिजीविषा होती है ना दोस्तों, याद रखेंगे वह जिजीविषा ऐसे लिखा जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिजीविषा ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन है, ये आपको बताना है। याद रखेंगे शुष्क, याद रखेंगे ये आपका शुद्ध है। आपका सूची, ये भी आपका शुद्ध है। अब ये यानी बड़ी ई का मात्रा रहेगा कि छोटी ई का मात्रा रहेगा, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो यहाँ पे अशुद्ध शब्द बताना है, तो याद रखेंगे जो अशुद्ध शब्द है ना वह ए ही है, और इसका शुद्ध रूप आपका ए है। ये बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव आपका क्या होता है दोस्तों? क्रोध होता है। अस्थायी भाव क्रोध होता है, बात को याद रखिएगा। और शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? निर्वेद होता है। क्या होता है प्यारे? तो शांत रस का अस्थायी भाव आपका निर्वेद होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, आज आप लोगों ने 60 प्रश्नों की श्रृंखला को खत्म किया। आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों को शेयर करके उनकी और हमारी मदद करिए।